अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। अब ये ट्रू और फॉल्स बोल रहे हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। अगर ट्रू है तो प्रूव करिए और अगर फॉल्स है तो कुछ एग्जांपल देकर समझाइए उसको कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है, ये बताना। क्वेश्चन 2 में है ट्रू और फॉल्स वाला है तो फर्स्ट लिखिएगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैंने बस ये लिख दिया ट्रू और फॉल्स वाला है। किसी क्वेश्चन पर ट्रू और फॉल्स लिख दिया। फर्स्ट पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में देख दिया है इफ x बिलोंग्स टू a, इफ स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल A and capital A belongs to B, then x belong to B, x belong to B। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा। ट्रू होगा तो कुछ एग्जांपल वगैरह देकर समझे। जैसे x बिलोंग टू a है तो बिलोंग का मतलब क्या होता है कि x a में से निकला हुआ कोई एलिमेंट है, सेट नहीं है। ऐसा होता है, देखिए दो अंतर आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एक सेट दे रखा है, ये मैं वही 1 2 3 का एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास सेट दे रखा है 1 2 3, ठीक है। अब हमसे कोई ये बोले कि 1 बिलोंग्स टू a, तो ये जो 1 है ये a को बिलोंग करता है, तो हम ये बोलेंगे यस ट्रू है। अब बिलोंग करने का मतलब क्या है कि जो भी अंदर एलिमेंट है वो एज इट इज़ आप निकालो और लगा दो बिलोंग टू का साइन, कि 1 a को बिलोंग कर रहा है। अब अगर सबसेट का साइन लगाना है तो सबसेट का साइन लगाने के लिए आप 1 इज अ सबसेट ऑफ a, ये ऐसे नहीं लिख सकते। आपको क्या करना होगा, आपने एक एलिमेंट निकाला, उस एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में आपको इनक्लोज करना होगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे उसी एलिमेंट को, तो फिर वो सबसेट बन जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो बिलोंग टू में और सबसेट में अंतर क्लियर है। अब आगे चलता हूँ मैं। जैसे यहाँ दे रखा है इफ x बिलोंग्स टू a, तो हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम ये कहते हैं कि लेट a इज इक्वल टू, a कोई सेट है एक्स वाई जेड ले लिया, ठीक है, एक्स वाई जेड ले लिया। तो क्लियरली x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू a क्योंकि x जो है वो एज इट इज a में से निकला और हमने बाहर रख दिया उसको। सबसेट होता तो उसको बाहर निकाल कर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते। अब आगे समझना, a बिलोंग्स टू b, तो लेट b इज इक्वल टू, अब b को भी आप कुछ लेट कर सकते हैं। अच्छा एक काम करो, एक्स वाई जेड ना करके ना एक्स वाई लो बस, एक्स वाई जेड फालतू में बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई ले लो बस। अब बी को आप मान लो कर्ली ब्रैकेट लगाओ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे एक्स कॉमा वाई और इसको भी कर्ली ब्रैकेट में डालो। समझ गए? बताऊंगा अभी। ये हो गया। अब अगला लेवल जेड, ठीक है। अब क्या है कि ए जो है ना, जब बोला हमने कि x बिलोंग टू a, तो a क्या था? a एक सेट था। समझ गए मेरी बात? a एक सेट था। अब वो बोल रहे हैं कि a बिलोंग टू b, तो a एक सेट था, वो सेट एज इट इज b के अंदर मौजूद होना चाहिए, एलिमेंट है। क्योंकि क्या बोल रहा है उन्होंने कि a बिलोंग्स टू b, तो a बिलोंग्स टू b तो तभी होगा जब a एज इट इज उसके अंदर रखा हुआ होगा। x बिलोंग्स टू a तभी होगा जब x एज इट इज इसके अंदर रखा हुआ होगा। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? अब आप देखिएगा कि यहाँ से मैं ये कहूँगा सो a बिलोंग्स टू b, a बिलोंग्स टू b, क्योंकि ये जो x कॉमा वाई विद इन अ कर्ली ब्रैकेट है, ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा सेट a है, ठीक। अब क्या करेंगे,
अब वो कह रहे हैं कि क्या x अब b को बिलोंग करता है, बताओ। नहीं करता, नहीं करता। b के अंदर क्या है, b के अंदर मेरे को एग्जैक्टली x चाहिए, b के अंदर x नहीं है, b के अंदर x, y विदिन अ कर्ली ब्रैकेट है, सिंगल x चाहिए b के अंदर, वो सिंगल x है ही नहीं, तो इसलिए ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। समझ गया मेरी बात? ये अंतर है बिलोंग्स में और सबसेट में, ठीक। बोला कि x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है कि x एज इट इज ए सेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो x एज इट इज उसके अंदर है। अगले में बोल रहे हैं कि a बिलोंग्स टू b, तो ये जो a है ना, ये a पूरा का पूरा ये एज इट इज b के अंदर होना चाहिए। तो x, y ये मैंने एज इट इज इसके अंदर रख दिया, पूरा सेट ही रख दिया अंदर, और कॉमा z। अब ये बोल रहे हैं कि अब क्या ये x b को बिलोंग करेगा, x कहाँ है भाई b के अंदर, b के अंदर, तो x, y ये पूरा का पूरा सेट है b के अंदर, सिंगल x नहीं है उसके अंदर। तो हम ये कहेंगे सो x और y में डबल ब्रैकेट नहीं लगाते, अगर हम हमने x और y ब्रैकेट अंदर लगाया है, अगर ये नहीं लगाते तो वो ट्रू होता, तो भी a तो b को बिलोंग करेगा, तब भी नहीं करेगा, क्योंकि a जो है ना ये पूरा सेट है, वो बिलोंग करने का मतलब ये है कि भाई जैसा रखा है वैसा ही आप बाहर निकाल कर रख दो, ठीक है ना। तो a एज इट इज था पूरा का पूरा, कर्ली ब्रैकेट जितना था, तो कर्ली ब्रैकेट के साथ ही उसको अंदर रखेंगे। समझ गए मेरी बात? ठीक है। सो x डज नॉट बिलोंग टू b, ये हो गया फॉल्स, ठीक है। एक मिनट जी वेट कीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी जी नमस्ते। मैं आपको भी करता हूँ, मैं आधे घंटे में करता हूँ, है ना। ओके, अच्छा जी, ये सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, if A is a subset of B and B belongs to C, B belongs to C, then A belongs to C, then A belongs to C, ठीक है। अब इसको देखिएगा कैसे करेंगे, अब इसको देखिएगा। उन्होंने बोला A इज अ सबसेट ऑफ B, तो आसान सा सेट लेते हैं। आसान सा सेट कैसे लेंगे, हमने ये कह दिया कि लेट A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 डाल दो और B को क्या डाल दो 1, 2, बस, ठीक है। तो सीधी सी बात है, A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर वो बोलते A बिलोंग्स टू B, तो भाई फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाता मैं, फिर यहाँ पर मैं A को 1 बोलता बस, फिर वो A क्या होता, फिर वो A एक सिंगल एलिमेंट होता, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब A को मुझे एक सेट लेना है, ठीक। तो A हमारे पास 1 हो गया, B के अंदर से एक एलिमेंट 1 निकाला, उसको कर्ली ब्रैकेट में डाला, देयरफॉर A इज अ सबसेट ऑफ B। पहला तो ये हुआ। फिर वो बोल रहे हैं एंड B बिलोंग्स टू C, B एज इट इज C सेट के अंदर रखा हुआ है। तो B क्या है, B एक सेट है, ये पूरा का पूरा सेट ही अंदर रखा हुआ है उसके C के अंदर। तो हम ये करेंगे लेट C इज इक्वल टू 1, 2 और 3। बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि C के अंदर ही एग्जैक्टली B रखा हुआ है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट B बिलोंग्स टू C। अब मुझे ये बताइए, क्या A C का सबसेट है? नहीं है ना, क्योंकि अंदर एक एलिमेंट, अच्छा क्वेश्चन में बिलोंग्स टू है, देन के बाद A बिलोंग्स टू, देन A बिलोंग्स टू C, A बिलोंग्स टू C। तो क्या A C को बिलोंग कर रहा है? बिलोंग भी नहीं कर रहा है।
बिलोंग करने के लिए क्या होना चाहिए था कि ये जो 1 है ना इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, ये एज इट इज इसके अंदर होना चाहिए था। समझ गए? ठीक, तो हम ये कहेंगे कि सो ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है जी, अगला देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है ए इज अ सबसेट ऑफ बी A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C। तो क्या A C का सबसेट होगा? A B में से निकला है, B C में से निकला है, तो क्या A C में से निकला हुआ होगा? देखते हैं जरा, देखते हैं। हम ये कहेंगे यहाँ पर भी let A is equal to 1, let A is equal to 1 and B is equal to 1, 2 and B is equal to 1, 2। ठीक है, तो it implies that A is a subset of B, A is a subset of B। अच्छा, अब वो बोला है कि B जो है वो C में से निकला है, तो C को क्या मान लो? 1, 2, 3 मान लो। ठीक है, let C is equal to 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 में से 1 और 2 लो, बाहर निकाल कर कर्ली ब्रैकेट में डाल दो तो B बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट B इज द सबसेट ऑफ C। तो साफ समझ में आता है कि A जो है वो C का सबसेट होगा, है ना भाई। इसमें से 1, 2, 3 है ना, 1 निकाला और कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया तो A बन गया। ठीक है, तो क्लियरली A इज द सबसेट ऑफ C, तो ये आ गया आपका ट्रू। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ वाला जरा देखकर बताओ, ट्रू होगा या फॉल्स? ऐसे ही अंदाजा लगाओ, देखो, सोचो। फॉल्स है पक्का? चलिए देखिए एक बार जरा। इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, if A is not a subset of B and B is not a subset of C, not a subset of C, then A is not a subset of C, then A is not a subset of C। ये है, तो हमें कुछ ऐसा लेना है कि A B का सबसेट ना हो, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ये कहते हैं let A is equal to 1 ले लिया A को बस सिंपली, एंड B is equal to ये ले लो 2, 3। तो 1 तो इसमें है ही नहीं, तो A B में से नहीं निकला है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि A is not a subset of B। अब C को भी कुछ ऐसे ले लो कि B उसमें से ना निकला हुआ हो। लेट C थोड़ा चालाकी से लेंगे, लेट C is equal to 1, 4, 5। समझ गए 1 क्यों लिया है? समझ गए? तो 1, 4, 5 ले लिया। तो अब आप ये देखिए, क्या B C में से निकला है? B में तो 2 और 3 है, यहाँ तो 2 और 3 नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? इट इम्प्लाइज दैट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। B C का सबसेट नहीं है। अब मैं A और C को रिलेट करूँगा, बट A इज अ सबसेट ऑफ C, क्योंकि A में है 1 और C में मैंने जानबूझकर एक एलिमेंट 1 डाल दिया था कि अगर मैं इस 1 को निकाल कर कर्ली ब्रैकेट में डालूंगा तो हमें दिखाई दे जाएगा कि A C का सबसेट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है सर इसको मतलब ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है।
नहीं C ऐसा को- नहीं है। C को मतलब हम 4 5 में ले सकते हैं। बिल्कुल, देखो मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना है, कंडीशन बहुत सारी हो सकती हैं, हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट दे रखा है उस स्टेटमेंट को हमको ये दिखाना है कि भाई ये हमेशा ट्रू नहीं होगा या ये हमेशा फॉल्स नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये ए इज इन्होंने तो स्टेटमेंट दे दिया कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए भी सी का सबसेट नहीं होगा, तो हम ये कहेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं हुआ, तो हमने कहा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब जैसे कोई स्टेटमेंट को मैं ट्रू बोल रहा हूँ, तो ट्रू बोलने का मतलब ये है कि ये हमेशा ही ट्रू होगा। जैसे ये वाला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है तो ये हमेशा ही ट्रू होगा कि ए बी में से निकला है, बी सी में से निकला है, तो ए सी में से ही निकलेगा। तो मुझे सिर्फ उस स्टेटमेंट पर कंसंट्रेट करना है, ठीक। तो हमेशा ये देखना है कि जो भी स्टेटमेंट हमको दे रखा है ना, जो भी स्टेटमेंट हमको दे रखा है, हम जब खुद उसको ट्रू बोलेंगे तो ट्रू बोलने के बाद में हम एक बार ये भी कोशिश करेंगे कि कहीं ये फॉल्स तो नहीं हो सकता, कहीं कोई ऐसा कोई केस तो नहीं है, तो वही केस आपको एग्जांपल देकर समझाना होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर इट इज फॉल्स दैट A is a subset of C, तो ये फॉल्स है, ठीक। उसके बाद देखिए जी फिफ्थ पार्ट फिफ्थ में है इफ x बिलोंग टू A, if x belong to A, 10 लाख के लोन के लिए क्वालिफाई कर लिया। देखा है आजकल वो व्हाट्सएप पर एक वो लिंक भेजा है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, तो उसने 3 लोगों को पकड़ रखा है, वो बिल्कुल ऐसे हैं कि अनपढ़ से हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और वो बड़े बड़े लोगों को चूना लगा रहे हैं। तो उनका मैं भेजूंगा आपको, 15-20 मिनट का वीडियो है, तो उसमें बता रहे हैं कि कैसे कैसे फ़ोन करते हैं और किसी का आधार नंबर ले लेते हैं, किसी का पैन नंबर ले लेते हैं, और कुछ लोग उनके झांसे में आते हैं और कोई एक रिमोट करके कोई एक ऐप है, कोई भी अगर कोई ऐप भेजे ना कभी भी मोबाइल पर, भाई उसको डाउनलोड मत कर देना, वो आपके फ़ोन का रिमोट एक्सेस अपने फ़ोन पर ले लेते हैं। तो इस तरीके का दिखाया है, ऐसे ऐसे लोग आजकल। इफ x बिलोंग टू A and A is not a subset of B, A is not a subset of B, then x belongs to B. Then x belongs to B. ठीक है, देखिए जरा, कर सकते हो, बताओ जरा ट्रू है या फॉल्स है। 1 मिनट दीजिए मुझे जरा। कर नहीं ट्राई, हो गया, फॉल्स है। मेरे हिसाब से सर जो मेजॉरिटी कह रही है अच्छा, सेट्स अभी चल रहा है स्कूलों में या खत्म हो चुका है? चल रहा है, चल रहा है। खत्म होने वाला है।
खत्म होने वाला। उसके बाद कुछ बताया क्या करवाएंगे? लीनियर इनइक्वेशन। अच्छा, तुम्हारे यहाँ भी इनइक्वालिटीज? तुम्हारे यहाँ नहीं पता, तो तुम तो DPSG में, ठीक है। तुम्हारे यहाँ खत्म भी हो गया? अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटी पहले करा दिया और फिर सेट्स। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद यही करेंगे। क्योंकि मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि इसके बाद में जैसा ये सेट है ना चैप्टर कि सोचने वाला, एग्जाम्पल सोचो, सुनाने वाला, हाँ, तो ये जो इस तरीके का चैप्टर है ऐसा ही है कि इसका भाई भी है, रिलेशन एंड फंक्शन, अगला चैप्टर भी ऐसा ही है। उसमें भी सेट्स का काफ़ी यूज़ होता है, तो उसमें पेयर बनते हैं, उसमें मतलब एक साथ हमको 2-2 एलिमेंट लेने होते हैं। तो मैंने इसलिए पूछा कि वो करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। चलो जी जरा देखिएगा। इफ x बिलोंग्स टू a, इफ x बिलोंग्स टू a, तो जानबूझकर x को कुछ ऐसा ले लो कि वो सेट A के अंदर एग्जैक्टली लाई करे। तो लेट a इज इक्वल टू x, y। अब हमने ये कह दिया कि a b का सबसेट नहीं है, a b का सबसेट नहीं है, हमने कहा चलो ठीक है। तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो सेम हो सकता है, लेकिन सबसे कोई एलिमेंट सेम नहीं हुए, जैसे कोई भी कि सेम नहीं देखो, होगा अगर सबसेट नहीं है तो, ठीक है। हम ये कहेंगे लेट b इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब तुम ये सोच रहे हो कि मैंने इसमें x डाल दिया, ऐसे सिर्फ x डाल दिया और फिर यहाँ पर मैं कुछ भी डाल दूँ p q, वो चीज़ सर नॉन है ना? बिलोंग में होगा ना। अब सुनिए अभी बताता हूँ। जैसे x p q है, x belongs to b, a is not a subset of b। सही बात है, a b का सबसेट तो नहीं हुआ फिर, पूरा उसके अंदर तभी तो माना जाएगा। बताओ, a b का सबसेट नहीं होगा क्योंकि a को मैंने, अगर मान लीजिए मैं a को सिर्फ x मानता, अगर मैं a को x मानता तब तो ये हो सकता था, तब तो ये हो सकता था। ये मैंने एक जरा सा लूप होल छोड़ दिया इसमें, ठीक है, छोड़ दिया लूप होल छोड़ दिया। तो a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट तो नहीं है, और x जो है, x वो a को बिलोंग करता है, a को सॉरी, है ना। इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b आल्सो। ट्रू है, ट्रू है, ठीक है। मैंने 3 बार आंसर काटा है। सही है। देखिए एक बार आंसर देखा जाए इसका फिफ्थ का, सीरियस का, देखो सीरीज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, एक्सपेरिमेंटली फॉल्स दे रखा है मैंने। आंटी से कह रहा हूँ क्या कह रहा है? लेकिन फॉल्स कैसे है? सर अगर सबसेट लिखा हुआ तो फिर तो कोई सर भी अगर नॉट है सबसेट है, फिर तो कोई भी टर्म नहीं आ सकती बी के अंदर। अरे नहीं नहीं आ सकती है। अगर टू आई साइड बड़ा है। अरे नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। अगर मान लो हमने x, y बोल दिया तो a b का सबसेट नहीं है, a b का सबसेट नहीं है क्योंकि a के अंदर x और y है, तो ये पूरा x y इसके अंदर से निकल कर आना चाहिए। x तो आ रहा है, y नहीं है इसके अंदर, तो हम इसको इसका सबसेट नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई सेट हमारे पास ऐसे दे रखा है 1 3 5 7 ये दे रखा है, और दूसरा हमको दे रखा है 1 2 4 6 8, ठीक है, तो सीधा सीधा ये दिखाई दे रहा है कि एक एलिमेंट तो कॉमन है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। उसी तरीके से मैंने बोला कि a b का सबसेट नहीं होगा, a b का सबसेट नहीं होगा, लेकिन x तो b को बिलोंग कर रहा है, x b को बिलोंग कर रहा है। अरे false कैसे है? धीरे से पढ़ के चलना है। इन्होंने ये बोला कि इफ इट इज फॉल्स, सर y को अगर हटा दें a में से फिर तो ये false हो जाएगा। अगर a में से y को हटा दें फिर ये फॉल्स हो तो जाएगा। अगर false भी हो सकता है, true भी हो सकता है। तो जैसे ये- ऊपर वाला था, हमने false ही prove करा है, वो तो ऊपर वाला भी true सकता है। ऊपर वाला भी ट्रू हो सकता है, सही बात है। वो उसमें सिर्फ ये करा जाएगा, मतलब हमको जानबूझकर कंडीशन ऐसी false करना। कंडीशन ऐसी लेनी होती है हमको
भाई ये तो पता नहीं कि भाई इसका आंसर फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा, लेकिन अगर हम इसको ट्रू बता रहे हैं, अगर हम इसको ट्रू बता रहे हैं तो हमने एग्जांपल भी तो दे दिया, ठीक है ना, तो इसको कोई गलत नहीं कर सकता, इसमें कहीं कुछ गलती नहीं है, ठीक है, तो अपने हिसाब से करा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ऊपर वाला भी ठीक है और ये भी ठीक है। चलिए जी 6 देखिएगा जरा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अरे वो तो ठीक है लेकिन इसमें कुछ गलती नहीं है, जो ये मैं बता रहा हूँ इसमें आप खुद भी तो सोचो कि कुछ गलती नहीं है। सर आप ही कहते हैं कुछ भी ऑप्शन आ सकता है साइड और जो फॉल्स दे रखा है उसका फॉल्स का एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा, है ना, दिमाग में किताब हो गया कोई बात नहीं। X को आपने बोल दिया होगा। X belongs to A, हाँ ठीक है, हाँ तो ये सिंगल सेट मान कर दो, हो गया सिंगल एलिमेंट वाला। अगर लेकिन इसको मैं 1,2 मान लूँ, 1,2 मान लूँ, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है, तो वही चीज़ है। हाँ दिखा, कौन सा वाला है, 5th है ना, 5th है। हाँ इन्होंने बोला A को 3, 5, 7 और B को बोला 3, 4, 6, ठीक है, तो 5 belongs to A, belongs to A, और मैं 3 ले लूँ तो देखो ना, देखो तो सर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये अगर मैं 3 ले लूँ तो फिर तो नहीं होगा ये। चलिए ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ कुछ नहीं, ये ठीक है। उन्होंने जैसे 3, 5, 7 है ना, उन्होंने 5 वाला ले लिया, कह रहे हैं कि 5 को मैं एक्स ले लूँ। चलिए 6th देखिए जरा, हाँ कोई बात नहीं, जो ट्रू है उसको ट्रू के हिसाब से आप एक्सप्लेन करिए, जो फॉल्स है उसको फॉल्स के हिसाब से एक्सप्लेन करिए। पता है, मैं आपको सही बताऊँ, जहाँ पर भी एग्जाम्पल लेने वाले क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल लेने वाले क्वेश्चन जनरली टीचर भी नहीं देता है पेपर, उसको पता है कि माथा मारना पड़ेगा, अलग अलग बच्चा अलग अलग सॉल्यूशन लेकर आएगा, वो नहीं देंगे उस तरीके से, श्योर जिनके आंसर होते हैं वही पेपर में दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं, 6th है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, A is a subset of B and X does not belong to B, X does not belong to B, then X does not belong to A. Does not belong to A. हाँ जी, अब इन्होंने बोला है कि A B का सबसेट है, ठीक है, एंड X does not belong to B and X does not belong to A. ऐसा लग रहा है ये सब कर करके भूल जाऊंगा मैं, क्या कह रहे हो? ये सब करके मैं भूल जाऊंगा मैं। ये सेट सबसेट ब्लॉक कर दिया जी जरा, A is a subset of B. अच्छा, अच्छा, and X does not belong to B, then X does not belong to A. सर फॉल्स लग रहा है। वही था। B is equal to X, Y, Z. X does not belong to B. ये तो इस केस में पॉसिबल होता है, X तो belong करता है, X तो belong कर रहा है ना, तो Y हेड ले लो, 1 2 ले लो, 1 2 अलग ही हटा दो, 1 2 और 1 2 3, ठीक है।
तो इट इम्प्लाइज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो पहली चीज तो ये होगी कि यस ए बी का सबसेट है। एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है, ट्रू है। एक्स बी को बिलोंग नहीं करता, ये ट्रू ही होगा, ये ट्रू ही होगा। पता है कैसे? अगर मान लीजिए हमको ये प्रूव करना है कि एक्स ए को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्स मान लो डाल भी दें, ठीक है, लेकिन ये दे रखा है कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ये दे रखा है कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, तो फिर मैं यहाँ पर तो मैं बी नहीं डाल, यहाँ पर तो मैं एक्स नहीं डाल सकता बी में, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है। अब वो कह रहे हैं एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, तो मेरे दिमाग में हमेशा यही आएगा कि जो चीज़ प्रूव करनी है उसका उल्टा सोच कर देखो कहीं वो सही तो नहीं है कि एक्स बिलोंग टू ए। तो मैं ज़बरदस्ती भी अगर एक्स यहाँ पर डाल दूँ ना तो फिर वो बी का सबसेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ से तो वो निकलना चाहिए ना, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं एक्स नहीं ले सकता, तो ये ट्रू ही होगा। देखना ये क्या दे रखा है, ट्रू दे रखा है, सर मैं इसका ट्रू भी है, ये ट्रू दे रखा है, ये फॉल्स है क्या? दो एलिमेंट ये छठा वाला देख रहा था, नेट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू ये 1 2। वैसे एक्स में एक एलिमेंट भी आ जाएगा और ये हो गया 1 2 3, एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू ए, चलो ठीक है। नाउ गिवन ही इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, नॉट द 3 एलिमेंट प्रेजेंट इन ए विल बी सबसेट जी। ये कोई कंडीशन नहीं है कि ऑल द 3 एलिमेंट प्रेजेंट इन ए विल बी एब्सेंट इन बी। देखिए अगर मान लो आपने 1 2 निकाला और उधर 1 3 5 दे रखा है, तो हम ये कहेंगे कि 1 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सबसेट है तो सबसेट मतलब पूरा का पूरा उसमें से निकला हुआ होना चाहिए। इसलिए भी कहता हूँ कि जो ये वाली चीज़ है कि मीन ऑल द 3 एलिमेंट प्रेजेंट इन ए विल बी एब्सेंट इन बी, तो ये ट्रू नहीं है, ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। इसी वजह से तो कंट्राडिक्शन हो रहा है, नहीं तो फिर अगर ये चीज़ मानी जाए, ये चीज़ मानी जाए तो फिर तो ये फॉल्स है ना, ये नहीं होगा, ये आप तो ये ट्रू हो गया। अगला देखिएगा, लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये ट्रू फॉल्स तो ऐसा ट्रू फॉल्स नहीं था जैसे जनरली हुआ करते हैं। क्वेश्चन 3 देखिएगा, लेट ए बी एंड सी A, B and C be the sets such that let A, B and C be the sets such that A union B is equal to A union C. A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C and A intersection B is equal to A intersection C, ठीक है, so that B is equal to C। ये कैसे करोगे? एग्जाम्पल लेकर ये कुछ और तरीका? हाँ दोबारा बोलो। यूनियन और सर अच्छा ये वाला जो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अभी समझा, अभी समझा। इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने बोला कि एक सेट हमारे पास A है और A हमको दे रखा है 1 2 3 और दूसरा सेट है B दे रखा है 3 4 5, ठीक है। पहले मैं यूनियन और इंटरसेक्शन क्लियर कर देता हूँ। अब हमसे ये बोला जाए कि आप A यूनियन B निकालें,
अच्छा, और एक सेट दे रखा है सी, सी दे रखा है इनको 5 6 7, ये दे रखा है। तो अगर हमसे कोई बोले कि ए यूनियन बी निकालो, तो आपको क्या करना है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स यूनाइट कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए, सबका कॉम्बिनेशन, सबको जोड़ दीजिए। 1 2 3 1 2 3 और फिर बी के सारे एलिमेंट्स, तो 3 4 5। अब 3 चूंकि एक बार मैं लिख चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखा करते, सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं हुआ करते, तो अगला क्या लिखेंगे आप, 4 और 5। तो इसमें क्या हुआ, ए यूनियन बी में क्या हुआ कि ए के और बी के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब इसी तरीके से अगर हमसे बोला जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन है बस वो लिख देंगे। तो ए और बी में 3 कॉमन आ रहा है, 3 एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 3। दिस इज कॉल्ड यूनियन, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये दे रखा है कि ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी हमको इक्वल दे रखा है, ठीक है। और ये भी दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी ये भी दोनों इक्वल है। तो आपको ये शो करना है कि बी इज इक्वल टू सी होगा, ये आपको शो करना है। किस तरीके से करेंगे, एग्जाम्पल लेकर या कुछ और? सर एग्जांपल ले एग्जाम्पल लेकर अगर आपको करना है तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, तो इसमें क्या करोगे, इसमें तो फिर जानबूझ के मेरे को बी और सी दोनों को इक्वली लेना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रूव ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कोई तरीका है, जैसे ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी, सर हमारे टीचर ने बताया था कि बी सी को एक्स लेट कर लेना, उसके बाद पता नहीं क्या करना, ठीक है। चलिए इन्होंने बोला ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, ये दोनों के स्टार्टिंग दोनों से बी और सी को इक्वल मान लेते हैं और बिना इक्वल वाले में, फिर उन दोनों प्रूफ कर देते हैं, बात तो हो जाएगी। हाँ वो वही चीज़ है, क्योंकि वो आपसे बी इज इक्वल टू सी इक्वल प्रूव करवा रहे हैं। हाँ तो मतलब स्टार्टिंग से बी सी को इक्वल मानते हैं, वो चीज़ प्रूफ कर देते हैं, नहीं, ये वो सी सुनो, से हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ इक्वल लेनी है और ये चीज़ इक्वल लेनी है ना, और उसकी हेल्प से प्रूव करना है कि बी सी के इक्वल हो। ये नहीं कर सकते कि इसको इक्वल लेकर उसको कर दो, नेट कर लेते नहीं ऐसे नहीं कर। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। अब इसमें ऐसा करते हैं कि is given that A union B is equal to A union C. A union B is equal to A union C. ये दे रखा है। अब लेकिन intersection with A, intersection with A on both sides. एक तरीका ये है और एक तरीका जो है ना वो वेन डायग्राम वाला भी मेथड होता है। वेन डायग्राम वाले मेथड से भी कर सकते हैं उसको, लेकिन उसमें भी हमको दोनों को इक्वली दिखाना पड़ेगा। इंटरसेक्शन विल बी ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ ए इंटरसेक्शन लगा दीजिए ऐसे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसमें क्या होता है कि ये जो यूनियन और इंटरसेक्शन है इसमें ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से लगेगी देखिएगा। ये ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए हमको ये दे रखा है कि a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी, जैसे ये दे रखा है, तो
तो बीच का जो प्लस साइन है वो तो सेम रखते हैं हमेशा। पहले a इंटू बी करते हैं मतलब ए बी, फिर a इंटू सी करते हैं मतलब ए सी, ये कर देते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि जैसे a इंटरसेक्शन a है, ठीक समझ गए ना, तो पहले इसको ये वाला साइन दोनों के साथ जाएगा, तो a मल्टीप्लाई बाई बी करा, तो ऐसे ही a इंटरसेक्शन a करेंगे, a इंटरसेक्शन a करके ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, बीच में यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन ऐसे ही लगा रहने दो, यूनियन का साइन ऐसे ही लगा रहने दो, फिर a इंटरसेक्शन b कर दीजिए यहाँ पर कर दीजिए a इंटरसेक्शन b। ये समझ में आ गया सभी को? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। जैसे मल्टीप्लाई किया करते थे ना, तो हमने बीच में प्लस का साइन तो एज इट इज रखा, ऐसे ही यहाँ पर बीच में क्या यूनियन का साइन, तो यूनियन का साइन तो एज इट इज रखा, a मल्टीप्लाई बाई b और a मल्टीप्लाई बाई c ऐसे कर दिया, a b प्लस a c ये कर दिया। अब क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन a और a इंटरसेक्शन b ऐसे कर दिया। अच्छा, अब सेम काम यहाँ पर करा कि a इंटरसेक्शन a, बीच में यूनियन का साइन एज इट इज रहेगा, और a इंटरसेक्शन c ये हो गया। अब a और a में कॉमन क्या है, a ही है, तो यहाँ लिख दो a यूनियन a इंटरसेक्शन b, ये हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया a यूनियन a इंटरसेक्शन c। ये बताइए, ये समझ में आ गया? ये सभी को क्लियर है? ठीक है, अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी है और ए इंटरसेक्शन सी है। अब हम ये कहेंगे कि ए यूनियन डी लिख लो यहाँ पर, ए यूनियन डी इज इक्वल टू ए यूनियन डी, ऐसे लिखिए। यहाँ लिखिएगा बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन इज इक्वल टू डी, यहाँ लिख लीजिएगा से गुड इवनिंग। ये हमने मान लिया क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों के दोनों इक्वल दे रखे हैं। तो जब दोनों इक्वल दे रखे हैं तो उन दोनों को हमने तीसरे सेट के इक्वल मान लिया, डी के इक्वल मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम ये कहेंगे कि ए यूनियन डी और ए यूनियन डी ये दोनों के दोनों इक्वल ही हैं, दोनों एक ही तो बात है। ठीक, तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है, ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट आई है इसको स्टेटमेंट 1 करके छोड़ दीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब क्या करना होगा, अब जैसे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है, हम ये लेकर चले थे और फिर हमने दोनों तरफ ए का इंटरसेक्शन करा था। अब आप क्या करेंगे, अब आप ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी लेकर चलोगे, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी लेकर चलोगे, फिर क्या होगा, फिर दोनों तरफ यूनियन करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट 1 तक करके छोड़ दो, स्टेटमेंट 2 मैं आपको बताऊंगा। और ये वाला मेथड बता देना मेरे को कि स्कूल में टीचर करा रहे हैं या नहीं। जनरली ये वाला मेथड ना वो बोलते हैं कि हम इसी मेथड को अगर आप करोगे तो नंबर देंगे, नहीं तो नंबर नहीं देंगे। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं मिसलेनियस में जिसमें वो आपको बोल देंगे कि एक बार फर्स्ट स्टेटमेंट लेकर चलना है, एक बार सेकंड स्टेटमेंट। ठीक, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तक करके छोड़ दो बस। ठीक है, बाकी आगे का मैं करा दूँगा। एक बार देख लेना कि स्कूल में कराया किस तरीके से, तो मुझे बता देना बस। ठीक है, अभी इतना ही करिए। कुछ जो है जैसे ये ट्रू फॉल्स वाला दिया था, ऐसे 4-5 क्वेश्चन भेजूंगा, वो ट्राई करना। ठीक है, अच्छा, और फिजिक्स वाले बच्चे